रोज उनके संगठन बढ़ते चले जाते हैं। दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू एकता, मतलब रोज वो एक नया संगठन तैयार करते हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है। और वो लक्ष्य क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे भी जाना पड़ेगा कि जिस समय हमारा संविधान पारित किया गया था और पार्लियामेंट के अंदर ये 26 नवंबर के दिन बहुत तालियों की गड़गड़ाहट में संविधान को स्वीकार किया गया, उसी समय आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग पार्लियामेंट के बाहर बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे और अपने जो उनके जो मुखपत्र थे उनमें लिख रहे थे, अग्रलेख लिख रहे थे कि ये संविधान हमको स्वीकार नहीं है, हम तो मनुस्मृति को ही मानते हैं और मनुस्मृति के आधार पे ही हम इस देश की न्याय प्रणाली को स्थापित करना चाहते हैं। तो मैं कई जगह जाती हूँ, पूछती हूँ लोगों से, आपको मालूम है मनुस्मृति क्या है? तो लोग कहते हैं कुछ सुना है लेकिन मालूम नहीं है, जानते नहीं है। अभी यहाँ कन्वेंशन हुआ था कुछ दिन 17 तारीख को, उसमें भी मैंने पूछा था, तो नाम तो सुना हुआ है लेकिन ये क्या है, इसमें क्या लिखा है इस पुस्तक में, उसकी जानकारी लोगों को नहीं है, लेकिन वो जानकारी होना जरूरी है। तो मनुस्मृति करीब करीब जो ये एडी है, मतलब क्रिश्चियन एरा, इसके फर्स्ट या सेकंड सेंचुरी में ये पुस्तक तमाम और जो धर्म ग्रंथ थे उनकी तमाम चीज़ों को निकाल करके ये एक शास्त्र तैयार किया गया था। और हमें याद रखना चाहिए कि वो समय ऐसा था जब ब्राह्मणवादी विचारधारा को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो जमाना था जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म देश के अंदर बहुत मजबूत थे और जो मगध का पूरा साम्राज्य था उसके जो सम्राट थे वो भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म को ही मानने वाले लोग थे। तो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चिंतित थे, उन्होंने तमाम धर्म ग्रंथों का इस्तेमाल किया और उन्होंने ये मनुस्मृति को भी तैयार किया और ये हुआ कि ये एक धर्म ग्रंथ है और इसी के अनुसार हिंदू समाज का संगठन होना चाहिए। अब आप सोचोगे कि इससे और आज की सांप्रदायिकता से क्या संबंध है, तो संबंध ये है, मैं तो अक्सर जो आरएसएस की सांप्रदायिकता है मैं सोचती हूँ कभी कभी कि उसको हमें मनुवादी सांप्रदायिकता कहनी चाहिए। हालांकि वो खुद अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं, हम लोग भी मानते हैं कि वो हिंदुत्ववादी हैं। हम लोग सब जानते हैं कि सावरकर ने हिंदुत्व को परिभाषित किया और कहा कि इसका धर्म से कोई मतलब नहीं है, इसका राजनीति से मतलब है। ये बात आप लोगों को भी अच्छी तरह से गांठ बांध देनी चाहिए कि वो खुद कहते हैं कि इसका धर्म से मतलब नहीं है, इसका राजनीति से मतलब है। हम एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली इस देश के अंदर लागू करना चाहते हैं जो हिंदुत्ववादी होगी और उसकी परिभाषा करते हुए सावरकर ने लिखा अपने पुस्तक में, हिंदुत्व उसका नाम है, कि उसकी विशेषता क्या होगी। जिस हिंदुत्ववादी राष्ट्र को हम बनाना चाहते हैं उसकी विशेषता क्या होगी, और उसने लिखा कि उसकी विशेषता ये होगी कि इसके असली नागरिक वही माने जाएंगे जिनके लिए भारतवर्ष जन्मभूमि भी है और पुण्य भूमि भी है, वो इसके असली नागरिक ही माने जाएंगे। और उन्होंने लिखा बहुत से मुसलमान हैं जो इस देश के साथ बहुत प्यार करते हैं, हम इससे हमारा कोई वो नहीं है, ईसाई भी है जो देश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी जन्मभूमि तो भारतवर्ष है लेकिन इनकी जो पुण्य भूमि है ये भारत के बाहर है, ये रोम में है, ये सऊदी अरब में मक्का मदीना में है, मतलब इनकी जो पुण्य भूमि है, इनके जो पवित्र स्थल है वो भारत के अंदर नहीं है, ये भारत के बाहर है। इसलिए इनको कभी भी बराबर का नागरिक या असली नागरिक इस देश का नहीं माना जाना चाहिए। तो हिंदुत्ववादी जो विचारधारा है उसका ये एक बहुत अहम पहलू है कि इसने भारत के नागरिकों को
दो हिस्सों में बांट दिया है। एक वो जो इस देश में ही अपने पूजा स्थल या पवित्र स्थल देखता है, जिसको हम हिंदू कह सकते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो ईसाई हैं या मुसलमान हैं, जिनके पवित्र स्थान भारतवर्ष की भौगोलिक हिस्से के बाहर है। तो यही से आप समझ सकते हैं कि उनकी विचारधारा और हमारे संविधान के बीच में कितना बुनियादी अंतर है। तो प्रमुख बात जो हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता के बारे में हमको समझना है वो ये कि ये हमारे संविधान के खिलाफ है। इसका धर्म या किसी धर्म को आगे बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। ये भारत की जो नागरिकता है उसी के आधार को ये चुनौती देती है, उसको मानती नहीं है। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ कि मार्क्सवादियों के लिए राष्ट्रीयता की परिभाषा क्या होती है। बस इतना मैं कह सकती हूँ कि राष्ट्रीयता के परिभाषा में धर्म का कहीं भी कोई स्थान नहीं है, क्योंकि धर्म तो आप बदल सकते हो, आप अपना धर्म बदल सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अपनी राष्ट्रीयता को बदले। तो हमारे लिए राष्ट्रीयता के आधार और हैं, जैसे कि एक तरह की संस्कृति, एक तरह की बोलचाल, एक तरह का खान पान, एक तरह का लिबास, अलग अलग चीजें हैं जो राष्ट्रीयता को तय करती हैं, लेकिन उसमें धर्म नहीं है। लेकिन इनका जो हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद है उसका आधार ही है कि कुछ धर्म के लोग इस देश के बराबर के नागरिक नहीं हो सकते हैं और कुछ लोग ही इस देश के बराबर के नागरिक हैं। लेकिन इसके आगे, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि ये तो हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा है कि भाई ये हिंदुओं का देश बनेगा, हिंदू इसमें राज करेगा, हिंदुओं के लिए सब कुछ होगा, सबसे बड़े और अच्छे नागरिक हम ही माने जाएंगे, तो ये भ्रम है बहुत से लोगों में। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं भाई हिंदुत्ववादी तुम कम इस्तेमाल करो, मनोवादी ज्यादा इस्तेमाल करो, क्योंकि इनकी राष्ट्रीयता के और जो पहलू हैं उनको भी समझना बहुत जरूरी है। इनकी जो सोच है, अगर ये खुद कहते हैं, हम तो नहीं कह रहे, ये खुद कहते हैं कि हम मनुस्मृति के आधार पर इस देश की न्याय प्रणाली को बनाना चाहते हैं। तो मनुस्मृति में लोगों का दर्जा क्या है? मनुस्मृति में जो एक तरह से आप कहिए, उस समय तो वो हिंदू और ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन म्लेच्छ एक शब्द है, मतलब जो यहाँ पर ग्रीक लोग थे, हुन थे, और उनके यहाँ पर परिवार और समुदाय थे, उनके लिए तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही हमारे सामाजिक परिधि से बिल्कुल ही बाहर है, इनके साथ तो किसी तरह का कोई वो हो नहीं सकता है संबंध। लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो तथाकथित रूप से हिंदू हैं, आज जिनको सबको हिंदू माना जाता है, क्या उनके बीच में समानता है? एक तरफ तो आप कह रहे हो ये असली नागरिक हैं, लेकिन क्या इनके आपस में समानता है? बिल्कुल नहीं है। मनुस्मृति क्या कहता है? बहुत संक्षिप्त में मैं कहूंगी, महिलाओं की तो कोई अधिकार है ही नहीं। वो किसी भी जात की महिला हो, उसका कोई अधिकार है ही नहीं। न संपत्ति का अधिकार है, न सोचने का अधिकार है, न अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में कोई भी फैसला लेने का अधिकार है। जब वो पैदा होती है तो बाप के नियंत्रण में, जब बड़ी होती है तो पति के नियंत्रण में, पति अगर मर गया तो बेटे के नियंत्रण में, शादी नहीं हुई तो भाई के नियंत्रण में, मतलब उसको किसी न किसी के नियंत्रण में रहना ही है, ये मनुस्मृति कहता है। और ऐसा क्यों, ये मैं बाद में बताऊंगी। इसके अलावा जो पुरुष हैं, तथाकथित रूप से जो हिंदू पुरुष हैं, उनको भी श्रेणियों में बांटा है कि जन्म के आधार पर इनकी श्रेणियां और इनके पेशे तय होंगे। वो जिस जाति में पैदा हुए हैं उसी जात के जो पेशे हैं वो उनके पेशे हो सकते हैं। और 4 जातियों का ही उल्लेख है। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, क्षत्रिय कहने के लिए वो लोगों की सुरक्षा करने के लिए है, लेकिन दरअसल वो लोगों के ऊपर राज करने के लिए है। तीसरा वैश्य, जिसको व्यापार करना है, और उसके बाद चौथा है शूद्र। और शूद्र की परिभाषा क्या है? जो लोग काम करते हैं।
या तो खेती का काम करते हैं, या जो उस जमाने में छोटे मोटे उद्योग धंधे थे उनमें काम करते हैं। और शूद्रों के बारे में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि इनके भी कोई अधिकार नहीं है, इनका बस कर्म है, इनका मालिक जो काम इनसे कहे वो काम इनको मुंह बंद करके करना है, ये कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं। और मजे की बात मनुस्मृति में ये भी है कि अगर कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय मजबूरी में किसी काम को करने लगता है तो वो भी फिर शूद्र ही माना जाएगा, उसको ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं माना जाएगा। तो एक तरह से ये बहुत पुरानी बात हम कर रहे हैं, एक तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ इस वर्ण व्यवस्था में आपको वर्ग की सोच भी दिखाई देगी कि जो काम करने वाले लोग हैं उनका वर्ग और उनका वर्ण बिल्कुल अलग है और उनके अधिकार भी बिल्कुल नहीं है। ये भी बहुत जरूरी बात है। इसके बाद जो दलित हैं, जिनको चतुर्वर्ण व्यवस्था के ही बाहर रखा गया है, ये वो लोग हैं जिनकी परछाई भी किसी के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। ये सबसे ज्यादा अपवित्र काम को करने के लिए ही पैदा हुए हैं, इसलिए इनका स्पर्श, इनकी आवाज, इनकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। ये मनुस्मृति में बहुत ही स्पष्ट तरीके से कैसा समाज होना चाहिए, कैसा समाज आदर्श समाज है, वो वहां पर पूरी तरह से दर्ज है। और हमारी आरएसएस कहती है कि हमको मनुस्मृति के आधार पे ही समाज व्यवस्था बनानी है। अब इसमें ये समझने की बात बहुत जरूरी है कि महिलाओं को अधिकारों से वंचित क्यों रखा गया है। ये इसलिए जरूरी है कि अगर महिलाएं स्वतंत्र हो जाएंगी, अगर महिलाएं अपने बारे में फैसले करने लगेंगी, काम भी करने लगेंगी, शिक्षा भी हासिल कर लेंगी, तो फिर निश्चित रूप से वो अपना जीवन साथी भी खुद चुनने लगेंगी। और अगर कोई महिला अपनी जात से नीची, तथाकथित नीची जात के पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है या विवाह करती है, तो फिर सवाल उठता है कि उसके बच्चे किस जात के होंगे। और अगर ये बहुत बड़े पैमाने पर होने लगेगा तो फिर ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये जो जात पात के ऊपर आधारित वर्ण व्यवस्था है, यही खत्म हो जाएगी, यही चरमरा जाएगी। और आपको समझना होगा कि आरएसएस के लिए, जिसकी अब कहते हैं ये मनुवादी है, उनके लिए वर्ण व्यवस्था को भी बनाए रखना एक उनके समाज के बारे में जो कल्पना है उसका एक बहुत ही जरूरी स्तंभ है। तो एक तरफ तो वो दो तरह के नागरिक, जो मुसलमान हैं, जो ईसाई हैं, वो दूसरे नंबर के नागरिक हैं क्योंकि उनके धर्म स्थान बाहर है। हिंदू असली नागरिक है, उसका धर्म स्थान यही है। लेकिन हिंदुओं में भी कोई समानता नहीं है, हिंदुओं में भी समाप्त नहीं हो सकती है। अब आप समझ लीजिए कि ये तो उनके, जो मैंने बताया, उनके जो विचारधारा है उसका ये बहुत बड़ा पहलू है, मनुवादी पहलू। लेकिन हमको ये समझना होगा कि आज के युग में, मनुस्मृति में भी है कि मजदूरों का क्या स्थान होना चाहिए, लेकिन आज के युग में जब ये अपनी नीतियों को निर्धारित करते हैं और लागू करते हैं, तो उसमें साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और जमींदारी का समर्थन करना भी उनकी नीतियों का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा पहलू है ये। जब ये आरएसएस पैदा हुई थी तो सबसे ज्यादा मदद इसकी जो पुराने रजवाड़े राजा महाराजा थे वो सब करते थे। आज भी भारत में बहुत सारे जो बचे कुचे हैं ये राजे रजवाड़े और बड़े जमींदार, इनका दिल तो, इनके दिल में तो आरएसएस ही है। वो आरएसएस को ही समर्थन देते हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये पुराने जमाने को वापस लाने वाले लोग हैं। और इसी तरह से उन्होंने, जब हमारा देश आजाद हुआ था, आपको याद होगा, धर्म, ये गुट निरपेक्षता की नीति हमने अपनाई थी। लेकिन उस समय जनसंघ था, उसने सबसे ज्यादा इसका विरोध किया और कहा कि नहीं, हमको तो अमेरिका के साथ ही होना चाहिए, हमको तो संधि अमेरिका के साथ करनी चाहिए और पूरी तरह से उनका साथ देना चाहिए।
क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में भी कभी भी इन्होंने साम्राज्यवाद का विरोध नहीं किया, बल्कि हमेशा कहा कि हमारे तो दुश्मन देश के अंदर है, देश के बाहर नहीं है। और देश की आज़ादी के बाद भी वो अमेरिका परस्त थे और आज भी अमेरिका परस्त हैं। तो साम्राज्यवाद के पक्ष में है, पूंजीवाद और उसमें भी जो सबसे बड़े पूंजीपति हैं उनके पक्ष में है, वो सब बताने की जरूरत नहीं आपको। और साथ साथ जो ये बड़े जमींदार हैं, राजा महाराजा हैं, उनके लिए भी इनके दिल में बहुत जगह है। इसलिए आपने देखा होगा, ये बात बिल्कुल सही है कि नव उदारवादी नीतियों को कांग्रेस ने ही लागू करने का काम किया, लेकिन कितनी तेजी और कितनी कठोरता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही सरकार में आई इन उदारवादी नीतियों को और ज्यादा आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको आज हम लोग देख रहे हैं। और आज हम लोग बहुत दिक्कत में है कि इनका सामना कैसे किया जाए। इसीलिए मैं समझती हूँ कि मेरा जितना मैंने समय सोचा था वो मैंने काफी समय ले लिया है। अब आप सोचोगे सब कुछ तो आप लोग बोल नहीं, लेकिन सांप्रदायिकता की बात तो अभी तक बताई नहीं। तो आप खुद समझिए, अगर एक पार्टी है और उसको महिलाओं के अधिकारों को समाप्त करना है, मजदूरों और किसानों के अधिकारों को बिल्कुल समाप्त करना है, पूंजीपतियों जमींदारों का बहुत नंगे रूप से समर्थन करना है, तो उनको वोट कैसे मिलेगा, उनको समर्थन कैसे मिलेगा? तो समर्थन जुटाने के लिए उनको सांप्रदायिकता का सहारा लेना पड़ता है और सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके, उससे ज्यादा सांप्रदायिक नफरत पैदा करके। और ये हमको समझना होगा कि ये कितना खतरनाक है। देखिए, जितने बड़े हिंदू मुस्लिम और हिंदू सिख दंगे कांग्रेस के टाइम पर हुए थे, इनके टाइम पर नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि अब इनको करने की जरूरत नहीं है। जो मानसिकता इनको तैयार करनी थी वो काफी हद तक मानसिकता वो तैयार कर चुके हैं। उन्होंने नीचे तक इतनी नफरत लोगों के मन में और दिलों में पैदा कर दी है कि अब हम लोग इंसानियत भी बिल्कुल भूल रहे हैं। अभी आपने देखा कि 5 नौजवान जो 17 साल के, 18 साल के, 20 साल के गोली खा करके एक दिन में एक छोटे से कस्बे में मर गए। और बहुत ही दुख की बात है कि आसपास के इलाकों में हिंदू के समाज के बहुत से लोग दिवाली मना रहे थे और कह रहे थे पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, अगर और 10-15 मारे जाते तो और भी अच्छा होता। ये पहले लोग नहीं कहते थे, ये पहले लोग नहीं इस तरह का की नफरत महसूस करते थे। तो उन्होंने बहुत हद तक जो उनका लक्ष्य था उसकी प्राप्ति एक तरह से कर ली है। और आज हालत ये है कि उन्होंने लोगों के मन में, जिसको हम लोग हैकिंग कहते हैं, उन्होंने लोगों के मन इस कदर हैक कर दिए हैं कि वो जब चाहे जहां चाहे 15 मिनट के समय में एक दंगे की स्थिति पैदा कर सकते हैं। और ये कितनी खतरनाक बात है आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो अब सवाल उठता है कि हम लोगों को उनसे अलग कैसे करें। और मेरा ये आपसे कहना, पार्टी ने 2 ये दस्तावेज तैयार किए हैं। लोग कहते हैं पढ़ने की अब आदत थोड़ी डालिए, इससे ज्ञान लेना बंद करिए और जो तमाम हम लोग डॉक्यूमेंट निकालते हैं, अखबार निकालते हैं, उनकी तरफ दीजिए। बहुत छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं, सरल भाषा है। एक तो ये है सामाजिक समूह, इसमें 3 लेक्चर हैं। एक है सांप्रदायिकता पर और एक है आरएसएस का खतरा और उसका कैसे सामना किया जाए। तो पार्टी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि देखिए, एक तरफ तो हमको ये बात सही है, सेकुलर फोर्सेस और दूसरे लोगों को इकट्ठा करके इनके खिलाफ जितना संयुक्त संघर्ष हो सकता है करना है। एक हमारे साथी काफी दुखी थे कि वो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है वो तो सावरकर को ही मानती है, हम लोगों ने उसके साथ दिया। तो उसका साथ हमने तब दिया जब वो भाजपा से अलग हुए, जब उन्होंने एक तरह से महाराष्ट्र में भाजपा को कमजोर किया, अलग हुए। और ये बात मानना पड़ेगा कि जितने दिन उद्धव ठाकरे रहे उन्होंने कोई भी इस तरह से सांप्रदायिकीकरण का काम वहां पर नहीं किया। हम तो वहां
सीएए के प्रदर्शन में भी मौजूद थे। बहुत बढ़िया तरीके से पूरे ग्राउंड को घेर करके मुसलमान औरतें वहां सीएए के खिलाफ मीटिंगें कर रही थी, धरना दे रही थी, और सरकार ने उनको बिल्कुल डिस्टर्ब करने का काम नहीं किया। तो ये होता है, थोड़ा सा हम लोगों को कार्यनीति भी समझनी चाहिए कि हमको कैसे कैसे कब कब लोगों का साथ लेना है, इन लोगों को अलग थलग करने के लिए। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हम कांग्रेस की तरह, दूसरे लोगों की तरह उनके साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। उनकी सोच, उनकी विचारधारा के साथ कहीं भी समझौता नहीं कर सकते हैं। और ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व है, ये जो मैं भी शिव भक्त हूँ, मैं भी राम भक्त हूँ, मैंने ही कहा था राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर बन गया, सबसे ज्यादा मैं खुश हूँ, जो हमारे कुछ ये तथाकथित सेक्युलर पार्टी के नेता करते, इस तरह की बातें हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारी इन पुस्तिकाओं में कहा गया है कि इनके विचारधारा के खिलाफ लड़ने का काम हम ही कर सकते हैं। निर्णायक लड़ाई हम ही लड़ सकते हैं। और आपको ध्यान होगा कि आरएसएस भी जब कहती है कि हमारे 3 दुश्मन कौन है, तो मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। तो भाई कम्युनिस्ट तो अभी भारत में इतने मजबूत नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि आखिरी लड़ाई हमारी इन्हीं से होने वाली है, इसलिए उन्होंने भी हमको दुश्मनों के लिस्ट में जोड़ा है। अब हम लोगों को उनका बड़ा दुश्मन बनने के काबिल भी अपने अंदर तैयारी शुरू करनी है। अभी हम उसके काबिल है नहीं, लेकिन हमको बनना है, और कोई वो लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। और पार्टी ने यही कहा है कि उनसे लड़ने के लिए आपको सिर्फ उनकी जो एंटी मुस्लिम गतिविधियां हैं उसी पर नहीं जोर देना है। हाँ, हमको जहां जहां हमले हो रहे हैं अल्पसंख्यकों पर, हमको उनके साथ खड़ा होना है। और आप लोगों ने हिमाचल में जितनी भी ताकत है उसको लेकर के वो काम किया है, तो आपको बधाई देना चाहते हैं यहाँ से, बहुत बढ़िया काम किया आपने। लेकिन केवल उस एक मुद्दे को लेकर के हम उनको जनता के बीच अलग थलग नहीं कर सकते हैं। हमको जनता को समझाना होगा कि भाई ये हमको लड़ाई इसलिए रहे हैं कि ये हमारा सब कुछ छीनना चाहते हैं। ये कहते हैं कि ये मुसलमानों की मस्जिदें छीनना चाहते हैं या उनके अधिकार छीनना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं? जो बाकी देश के नागरिक हैं उनके भी तो तमाम अधिकारों को वो छीन रहे हैं। उनके बीच भी तो ये जो बर्बर सामाजिक व्यवस्था है जातिवाद की, उसको बनाए रखना चाहते हैं, उसको मजबूत करना चाहते हैं, और महिलाओं के भी तमाम अधिकार धीरे धीरे समाप्त करना चाहते हैं। और इसके लिए बहुत सारे उदाहरण आपके पास हैं। आप सब जानते हैं कि जहां जहां भी महिला उत्पीड़न हो रहा है, ज्यादातर भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है, और जो अपराधी हैं उनको भाजपा पूरा संरक्षण दे रही है, पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। इसी तरह से जहां जहां दलित उत्पीड़न हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार बहुत बढ़ रहे हैं, और हर तरह के अत्याचार, यही नहीं कि महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ हत्या, लेकिन जो एक स्वाभिमान के चिन्ह होते हैं उनको दलितों से छीनना। अगर वो दुल्हा बैठता है घोड़ी के ऊपर तो उसको नीचे उतारना, अगर कोई दलित मूंछ रखता है तो उसकी मूंछ को उखाड़ना कि तुम कौन होते हो मूंछ रखने वाले। मतलब जो स्वाभिमान के प्रतीक हैं उनको नष्ट करना, और बहुत बड़ी बात है उनको शिक्षा और नौकरी से दूर रखना। और जो इनका प्राइवेटाइजेशन का चल रहा है शिक्षा में और नौकरियों में, उसका निश्चित रूप से जो रिजर्वेशन की नीति थी वो बिल्कुल खोखली हो गई है। वो करीब करीब लागू, उस पर करीब करीब लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पूरा जो उनका लक्ष्य है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति में सांप्रदायिक नफरत किस तरह से उनकी मदद कर रही है, ये सोच, इसके बारे में समझ करके हमको इनके खिलाफ अपनी मुहिम चलानी है। मैं आखिर में एक ही बात कहूंगी कि अभी चुनाव से पहले चर्चा हो रही थी, ये चर्चा कई बार सोशल मीडिया में भी आई है, हमने खुद अपने कानों से भी सुना है
कि लोग बहुत गालियां दे रहे हैं भाजपा को, हमारी नौकरी चली गई, पेंशन चला गया, हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, हमारा दफ्तर बंद हो गया, महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन एक काम तो उन्होंने किया है, मुसलमानों को नीचा दिखा दिया, मुसलमानों की नाक काट के रख दी। तो उसका जवाब हम लोग को देना पड़ेगा कि उसके साथ आपको भी तो नीचा दिखा रहे हैं, आपको क्या देख रहे हैं। तो ये बहस हमको करनी होगी। कुछ कॉमरेड्स कल कह रहे थे कि जब हम लोग और लोगों के बीच में होते हैं, तो पहले देखिए जब मैं कम्युनिस्ट पार्टी में आई हूँ तो बहुत साल हो गए, तो जो हमारा फैक्ट्री का मजदूर था, जो कॉमरेड था, उसके बारे में लोग कहते थे अगर दुनिया में किसी चीज के बारे में पता लगाना है तो कॉमरेड से बात करो, क्योंकि वो कॉमरेड उसका काम ही ये था। और एक नहीं, ऐसे हजारों थे। हम लोग सब ने अपने जब नए नए आए पार्टी में ऐसे लोगों को देखा जो चाय की दुकान पर जहाँ बैठते थे, कहीं भी जहाँ बैठते थे, तो वो रूस के बारे में, चीन के बारे में, क्रांति के बारे में, वर्ग संघर्ष के बारे में तमाम मतलब अपना लेक्चर चालू रखते थे। यहाँ तक कि मुझे याद है कि गुजरात में एक कॉमरेड थे और उनकी छोटी सी दुकान थी, और एक दूसरे कॉमरेड थे जो अंडरग्राउंड थे करीब 20 साल से, बहुत परेशान थे, और पुलिस भी भूल गई थी कि इनका पीछा करना है, इनका क्या केस है। तो वो दुकान वाले के यहाँ कभी कभी आ जाते थे। तो दुकान वाले कॉमरेड ने कहा, अरे कॉमरेड अब आप जाओ थाने में और सरेंडर कर लो, आपका केस खत्म हो जाएगा। कहने अच्छा, हमको बेवकूफ समझते हो, क्रांति के बाद जब फाइल खुलेगी तो मेरे नाम के आगे क्या लिखा जाएगा, गद्दार। तो मतलब ये जो स्पिरिट थी अपनी बात को कहने की, मुझे लगता है ये कुछ कम हो गई है, ये कुछ कम हो गई है, और इसको हमें बढ़ाना है, क्योंकि अब हमको ज्यादा बोलना है। और आप देखेंगे, मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है जब हम बोलना शुरू करते हैं, निश्चित रूप से कुछ विरोधी होते हैं, लेकिन कुछ साथ देने वाले भी मिल जाते हैं, जो हम सोचने लगे कि सब उस तरफ चले गए हैं। अगर सब उस तरफ चले गए होते तो आज तक उनको 40% से ज्यादा वोट भी नहीं मिला है। ये ध्यान में रखना चाहिए। तो हमको अपनी बात कहनी चाहिए, अपने तर्क लोगों के सामने रखना चाहिए, और उनकी जो नीतियां हैं उनके ऊपर जबरदस्त हमला करना चाहिए, और उस तरह से लोगों के बीच में उनके प्रति जो एक सही नजरिया है वो पैदा करने की और बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो अभी मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि टाइम का मामला है, 10-12 मिनट है, तो आप लोग अगर सवाल पूछना चाहें तो जरूर पूछिए।